नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। यानी होब्स के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। प्रकृति के जब शुरुआती अवस्था थी, जब कहने का मतलब राज्य नहीं था, प्राकृतिक अवस्था तो वही होगी जिसके अंदर राज्य नहीं था, वो प्राकृतिक अवस्था है। तो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो सबसे पहली बात कि प्राकृतिक अधिकार अर्थात आत्मरक्षा का अधिकार उस समय सभी को प्राप्त था। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी क्या कि सबको प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। ठीक, अब प्राकृतिक अधिकार की जब हम बात करते हैं, वो था कौन सा प्राकृतिक अधिकार? तो वो था आत्मरक्षा का अधिकार। ये बात मैंने बार बार शुरू से कह रहा हूं, सेल्फ प्रिजर्वेंस, आत्म संरक्षण। ठीक है, ये अधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार था। खुद की रक्षा करनी है और उसके लिए सारे काम करने हैं, तो सबसे बड़ा अधिकार वही था। तो सबसे पहली बात तो ये कि उस प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार था वो तो कौन सा था? आत्म संरक्षण। दूसरी बात, न्याय और नैतिकता का उस समय अभाव था। आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ न्याय है और सब कुछ नैतिकता है अगर आपने आत्मरक्षा कर ली तो। अगली चीज, उसके अनुसार आत्मरक्षा तथा प्रतिस्पर्धा, यश और भय के कारण प्रत्येक मानव दूसरे मानव के साथ युद्ध करता है। वो एक विशेष लाइन भी इसके अंदर कहता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लाइन के रूप में ये बात मिलेगी, लेकिन यही बात सब जगह मिलेगी। क्या क्या चीजें उसमें मिलेंगी आपको? आत्मरक्षा, प्रतिस्पर्धा, यश और भय। ठीक है, वो कहता है कि प्रतिस्पर्धा और यश प्राप्ति के लिए वो काम करता है और उस दौरान वो डरता है, भय लगता है उसे, और उन सब के लिए वो अपनी आत्मरक्षा चाहता है और आत्मरक्षा के लिए उसने क्या बनाया? राज्य बनाया। तो कुल मिलाकर के चार शब्द याद रखना, आत्मरक्षा तथा प्रतिस्पर्धा, यश और भय। इन चार शब्दों का आप विशेष रूप से याद रखेंगे। इनके कारण प्रत्येक मानव दूसरे मानव के साथ युद्ध करता है। ये चार कारण थे उस प्राकृतिक अवस्था में जिनके कारण से वो एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे। ये चार वो मूल प्रवृत्ति थी उस मनुष्य के अंदर जो जन्म से ही उसे प्राप्त थी, प्राकृतिक अवस्था से ही उसके अंदर थी। ठीक है, अगली बात, फिर बात आती है कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक पूर्व राजनीतिक थी। निश्चित रूप से न तो उस समय समाज था, समाज से पहले की अवस्था थी वो प्राकृतिक अवस्था, और राजनीति से भी पहले की अवस्था थी। मतलब राज्य भी नहीं था तो राजनीति से भी पहले की और समाज से भी पहले की अवस्था थी। कौन सी? प्राकृतिक अवस्था। मतलब उस प्राकृतिक अवस्था में न समाज था और न ही राज्य। सामाजिक समझौते की पूर्व अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। अब समझो, क्या सबसे पहले क्या कराइए कि सामाजिक समझौते की पूर्व अवस्था को प्राकृतिक अवस्था, जब सामाजिक समझौता हुआ उससे पहले की अवस्था, सामाजिक समझौता होने से पहले की अवस्था जो थी जिसमें न समाज था और न राज्य था, उस अवस्था को क्या कहते हैं? प्राकृतिक अवस्था। लेकिन जैसे ही समझौता हुआ उसके बाद समाज भी बना और राज्य भी बन गया, लेकिन समझौते से पहले की जो अवस्था थी वो प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध, सभी के लिए संघर्ष की अवस्था थी। हर व्यक्ति दूसरे को मार रहा था, तो सभी को करना था और सबको करना था। किससे? सबसे लड़ाई। किसी का कोई मालूम नहीं था कि कौन किससे लड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मित्र हैं, थोड़ी देर में युद्ध कर दें एक दूसरे से। ये प्राकृतिक अवस्था थी। कहने का मतलब कि उस अवस्था के अंदर हर व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी को भी और कभी भी मार सकता था। ये स्थिति उस समय बनी हुई थी, इसलिए सभी के विरुद्ध, सभी के संघर्ष की अवस्था। तो तीन बातें हमने जानी। पहली चीज कि राजनीतिक और सामाजिक अवस्था से पहले की अवस्था थी, समझौते से पहले की अवस्था थी, और तीसरी बात जो सभी के विरुद्ध सभी का युद्ध। ठीक है ना, मतलब सबके सब सबके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, ऐसी अवस्था थी। करने का मतलब अराजक अवस्था, हर कहीं मारकाट हो रही थी। अगली बात, प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति, सभ्यता, इन सब का अभाव था। कुछ नहीं था। राज्य समाज ये तो बिल्कुल, ये तो पहले कह दिया मैंने, राज्य और समाज तो बिल्कुल नहीं थे। संपत्ति और सभ्यता भी नहीं थी। सभ्यता ही तो होती तो लड़ते ही क्यों? और संपत्ति की बात हुई तो संपत्ति भी अगर होती तो सब अपनी संपत्ति के लिए ऊपर ध्यान देते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। तो कुल मिलाकर के चारों चीजें उस समय नहीं थी। न समाज था, न राज्य, न संपत्ति और न ही सभ्यता। चारों ही चीजें उस समय उपलब्ध नहीं थी। अगली बात, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन पाशविक, क्षणिक, बर्बर, ये तो हमने कल भी चर्चा की थी। पाशविक था, क्षणिक था, बर्बर था, पशुओं की तरह था। ठीक है, था नैतिक संकल्पना का अभाव था। नैतिकता नाम की कोई चीज उनमें थी नहीं। अगली बात, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था, माइट इज राइट। मेरे अधिकार यही था कि मेरी रक्षा होनी चाहिए, और वही बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट।
ठीक भाई, रक्षा होगी कैसे होगी? मैं अपनी ताकत दूसरे पे आजमाऊंगा तो मेरी रक्षा हो जाएगी, और अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरे को दूसरा आगे मार जाएगा। तो आत्मरक्षा का सबसे बड़ा अधिकार था और उसको एक नाम दिया गया इन्होंने इनके द्वारा, शक्ति ही अधिकार है, यानी माइट इज राइट। तो दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं, माइट इज राइट, शक्ति अधिकार है, ये तो हिंदी अंग्रेजी वर्जन ही हुआ, और एक आत्मसंरक्षण जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वही आएगा। ज्यादातर चांस उसके रहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में क्या अधिकार था? आत्मसंरक्षण का अधिकार था। अब बात आती है होब्स के अनुसार समाज कैसा था। जब इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था थी तो फिर समाज कैसा होने था और होना चाहिए? तो पहली बात तो समझ लो कि क्या समाज था? क्या नहीं था? प्राकृतिक अवस्था में तो नहीं था, क्योंकि वो अवस्था ही कौन सी थी? पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक। तो न तो समाज था न राजनीति थी, तो ये तो पक्की बात है प्राकृतिक अवस्था में समाज तो नहीं था। फिर समाज को कृत्रिम राज्य की भांति कहा, तो इसका मतलब समाज ही बाद में बनाया, मतलब कृत्रिम है। समाज भी क्या है? कृत्रिम, पहले से तो नहीं था, प्रकृति ने तो नहीं बनाया था। प्रकृति ने तो सिर्फ मनुष्य को बनाया, उस समय उसने न समाज बनाया न राज्य बनाया, ये सब किसने बनाया? फिर व्यक्ति ने बनाया और अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग बनाया। समाज को आणविक प्रकृति का बताया। कैसे? देखो ध्यान से समझना। जैसे मानो मनुष्य को मान लो आप अणु, ठीक, और जब मनुष्य सब इकट्ठे होकर के समाज बनाते हैं ना, वैसे मानो आप कि अणु मिलकर के पदार्थ बनता है, ठीक है। तो यहां एक बात इस पर समझ लीजिए, अणु यानी मनुष्य, अणुओं का इकट्ठा होना यानी मनुष्य का इकट्ठा होना, और इकट्ठा होकर के अणु से पदार्थ बनना, और मनुष्य जब इकट्ठा हो जाए तो क्या बन जाना? मनुष्य के इकट्ठे होने के बाद समाज का निर्माण हो जाना। मतलब ये आणविक तरीका है किसके निर्मित होने का? समाज के निर्मित होने का। तो समाज की आणविक प्रकृति उसने बताई। आणविक प्रकृति से तात्पर्य यह है कि समाज व्यक्तियों का समूह है, तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति होता है, ठीक है ना। समाज किसका है? व्यक्तियों का समूह है, और समाज में जो व्यक्ति है वो क्या है? अणु है। और जैसे अणु मिलकर के पदार्थ बनाते हैं, वैसे ही व्यक्ति मिलकर के समाज बना देते हैं। तो ये क्या हुआ? समाज। मतलब समाज क्या था? समझौते के बाद आया था, पहले नहीं था। समझौते से पहले प्राकृतिक अवस्थाएं थी, ठीक है। अगली बात, अब बात आती है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक कानून क्या था और उस कानून की अवस्था कैसी थी, किस प्रकार का वो मतलब उस समय था, मतलब समझौते से पहले कानून था क्या, पहली बात, और अगर था तो कैसा था। तो सबसे पहले मानवीय विवेक बुद्धि के नियम ही प्राकृतिक विधि है। मानवीय विवेक बुद्धि, इसे एक साथ जोड़ के पढ़ना, विवेक बुद्धि, मानवीय विवेक बुद्धि। देखो बुद्धि और विवेक में थोड़ा सा अंतर होता है। बुद्धि किसी भी के पास भी हो सकती है, लेकिन विवेक जो है ना वो हर किसी के पास नहीं हो सकता। विवेक का मतलब है सही और गलत का डिसीजन करने की क्षमता, वो सबके पास नहीं होती। बुद्धि तो प्रकृति ने सबको दे रखी है, किसी के पास ज़्यादा तेज तो किसी कमजोर, लेकिन विवेक तत्व तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सही और गलत पर डिसीजन कर ले, वो विवेक है। तो इसका मतलब विवेक बुद्धि का मतलब सही गलत का डिसीजन करने वाली बुद्धि। तो मानवीय विवेक बुद्धि के नियम, मतलब वहां पर स्थिति इतनी ही थी प्राकृतिक अवस्था में कि प्रत्येक व्यक्ति से, मैं था मान लो प्राकृतिक अवस्था में हूं, तो मेरी विवेक बुद्धि ने मुझे जो कुछ कहा, अर्थात सही और गलत का डिसीजन मेरी बुद्धि ने मुझे करके बताया, मैंने वो किया, बस वही मेरे लिए क्या है? कानून है, और कोई कानून नहीं था उस समय। हर व्यक्ति की विवेक बुद्धि जो कहती थी वही प्राकृतिक कानून है। इस शब्द को अच्छे से याद रखना, मानवीय विवेक के विवेक बुद्धि के नियम ही प्राकृतिक विधि थे। मानवीय विवेक क्या कहता है, और हर व्यक्ति का विवेक अलग अलग कहेगा, तो हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग प्राकृतिक कानून भी अलग अलग ही था। किसमें? प्राकृतिक अवस्था में। होब्स के समझौते में विशुद्ध विवेक का प्रयोग देखा जाता है, क्योंकि उसने साफ साफ किस पे जोड़ दिया? विवेक पे। मैंने स्पष्ट पहले समझा दिया है, बुद्धि और विवेक में स्पष्ट अंतर होता है। विवेक अर्थात सही गलत में डिसीजन करने की क्षमता। थॉमस होब्स की प्राकृतिक विधि मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि नहीं है, जैसे बाद में जो विधियां बनी इस प्रकार की हर व्यक्ति पे लग जाए। सार्वभौमिक विधि, सार्वभौमिक विधि का मतलब क्या होता है? एक कानून बनाया और सब पे लगा दो, ऐसा नहीं था प्राकृतिक अवस्था में। प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही कानून था, अपने हिसाब से कानून, खुद कंट्रोल खुद ही खुद का, और जब नहीं तो नहीं। समझ में आ गई ना बात? खुद के विवेक से अगर किसी ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, किसी को नहीं मारा तो नहीं मारा, उसे लगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं तो उसने अपने आप को रोक लिया, अन्यथा उसने मार दिया। ठीक, ये क्या है? विवेक बुद्धि। मतलब जब मनुष्य की विवेक बुद्धि ने जो कहा
वही उसके लिए कानून बना। इसके अलावा उस समय प्राकृतिक अवस्था में कोई कानून नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ, मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि होब्स वाले प्राकृतिक कानून नहीं था। सार्वभौमिक विधि का मतलब होता है कि कोई जिसे संविधान लिखा और वो संविधान सब पे लागू कर दिया और सब मानेंगे ही मानेंगे, ऐसा प्राकृतिक अवस्था में बिल्कुल नहीं था। होब्स के चिंतन में 19 प्रकार के प्राकृतिक विधि का उल्लेख है। मतलब होब्स 19 प्रकार से सोचता है। वो सोचता है कि 19 प्राकृतिक कानून हो सकते हैं, मतलब कि मनुष्य के विवेक ने प्राकृतिक अवस्था में अपने हित के अंदर 19 नियम बनाए होंगे, ऐसा वो मानता है। उसके मानने से और मेरे मानने से तो कुछ होगा तो नहीं, लेकिन चूंकि हम होब्स को पढ़ रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा वो क्या कर रहा है, होब्स क्या कर रहा है। तो होब्स ने कहा कि 19 प्राकृतिक कानून थे, मतलब प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य अपने विवेक से 19 नियम बना लेता है। ये बात कौन कहता है, होब्स। इसलिए 19 को याद तो नहीं करना अपने को, क्योंकि वो फिक्स तो थे नहीं, बस इतना याद रखना कि उसने 19 बताए थे। हमें किस प्रकार के नियम ध्यान रखने हैं, वो जो ज्यादातर लोगों ने स्वीकार किए उन नियमों की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जैसा स्वभाव था वैसे उसने नियम तो स्वीकार किए ना। उसकी विवेक बुद्धि ने वो नियम तो माने और स्वीकार किए जैसा उसका स्वभाव था। तो वो चीजें तो फिक्स थी और बाकी उसने जो कहा वो कह दिया, उसका अपने कोई लेना देना है नहीं। तो कौन से थे वो प्राकृतिक नियम, वो देखते हैं। अब बात आती है, वो ये 4 प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले वो प्राकृतिक नियम जो मनुष्य ने विवेक से स्वीकार किए। ये बात तो समझ में आ गई ना। प्राकृतिक नियम क्या था, हर व्यक्ति का अपना प्राकृतिक नियम था, पहली बात। दूसरी बात, उसके विवेक ने कहा वही उसके लिए नियम बना। प्राकृतिक नियम वही बना जो उसके विवेक ने उसे कहा। तो वो 4 नियम कैसे कौन से हो सकते हैं जो अधिकांश प्राकृतिक अवस्था के अधिकांश मनुष्यों के विवेक ने बताए होंगे। तो ये 4 प्रमुख रूप से बताए होंगे अकॉर्डिंग टू होब्स। 4 तो प्रमुख रूप से बताए होंगे। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापना करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सब के सब टेंशन में तो इसी बात को लेकर थे कि शांति हो जाए, कैसे भी एक व्यक्ति दूसरे को नहीं मारे। तो सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति के विवेक ने ये बात तो निश्चित रूप से उसे कही होगी कि कैसे भी करके शांति रख, शांति स्थापित कर। लेकिन चूंकि डर था इसलिए मार रहा था। बाकी विवेक जरूर कह रहा था उसको, विवेक जरूर ये नियम बता रहा था क्या, कि शांति रखनी है। दूसरी बात, व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का परित्याग करने को तैयार रहना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, उस प्राकृतिक अवस्था में उस प्राकृतिक मनुष्य के विवेक ने एक बात उसे और कही, क्या, कि तू हमेशा तेरे अधिकार छोड़ने के लिए तैयार रहे, तभी समझौता हो सकता है, अन्यथा समझौता होगा ही नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक तेरे ये समस्या पैदा रहेगी। हमेशा तेरे को डर लगेगा कि मेरी आत्मरक्षा कैसे हो। इसलिए तू हमेशा, वो प्राकृतिक अवस्था का जो मनुष्य है ना, उसका विवेक उस मनुष्य को कह रहा है क्या, कि तू अपने अधिकार छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। और इसी आधार पर समझौता हुआ, नहीं तो समझौता ही नहीं होता। अगर सभी व्यक्ति अपने अधिकार नहीं छोड़ते तो समझौता होता ही नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू होब्स बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे क्रियान्वयन के लिए परस्पर समझौता करना चाहिए। उसका विवेक ये कह रहा है, उसकी विवेक बुद्धि ये कह रही है कि भाई देख, बात यह है कि समझौता करना है, और समझौता कैसा होगा, जब हम सारे अपने अधिकार छोड़ देंगे तब होगा। और उससे क्या होगी, शांति स्थापित होगी। और शांति के साथ साथ और क्या होगा, आत्मरक्षा शक्तिशाली शासन से ही संभव है। मतलब वो शांति स्थापित कैसे होगी, एक शक्तिशाली राजा हम बनाएंगे और वो हमारी आत्मरक्षा कर देगा और शांति स्थापित हो जाएगी। ये 4 बातें सबके माइंड में उस समय, उस प्राकृतिक अवस्था के जितने मनुष्य थे ना, उनके माइंड में चल रही थी। यानी उनके विवेक के द्वारा ये बात मनुष्य को कही जा रही थी और ये 4 बातें वो स्वीकार तो कर रहे थे। जैसे हम सब जानते हैं कि पढ़ने से ही नौकरी लगेगी, आप सबको मालूम है ना, ये एक तरह से आपका प्राकृतिक नियम है। लेकिन क्या हम सब पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते। कुछ पढ़ लेते हैं जो सिलेक्शन कर जाते हैं, जो नहीं पढ़ पाते वो रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक नियम सब जानते हैं, लेकिन उनको अप्लाई सारे के सारे कर लेंगे ये जरूरी नहीं था प्राकृतिक अवस्था में। लेकिन चूंकि सब दुखी थे इसलिए सबने मिलकर के समझौता कर ही लिया अंत में, और समझौता करके और सारे अधिकार अपने त्याग भी दिए, और त्याग करके एक शक्तिशाली राजा भी बनाया, और उस शक्तिशाली राजा जो है उसने शांति भी स्थापित कर दी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक कानून जो मनुष्य के विवेक से उत्पन्न हुए थे और विवेक
के अकॉर्डिंग उसने इन 4 बातों को सभी ने माना था। ध्यान रखना, इन 4 बातों को किसने माना था? हर मनुष्य के माइंड में 4 बातें चल रही थी। अगर ये 4 बात नहीं चलती ना तो समझौता नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो समझौते के बारे में भी नहीं सोचता, अपने अधिकार भी नहीं छोड़ता, अधिकार नहीं छोड़ता तो शक्तिशाली राजा नहीं आता, शक्तिशाली राजा नहीं आता तो शांति स्थापित नहीं होती। इसलिए उसके माइंड में पहले से वो चीज़ थी और प्राकृतिक विधि उसके दिमाग में चल रही थी और वो स्वीकार करने की स्थिति में था, तभी वो समझौता संभव हुआ। अब देखते हैं कि वो समझौता हुआ कैसे, उस समझौते के संबंधित विचार जब आया तो कैसे आया। तो देखिए, व्यक्तियों व समुदायों का आपस में मिलकर राज्य का निर्माण करना। पहले तो एक बात समझो, एक साधारण सी लैंग्वेज में बात समझ लो कि ये समझौता था क्या, हुआ कैसे। देखो, इतना तो सबको आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि होब्स की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्षणभंगुर था। हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डर लग रहा था, मरने की स्थिति में थे, भय था। कहने का मतलब पूरी तरह से चारों तरफ अराजक स्थिति, हर व्यक्ति को एनी टाइम डर और मरने की स्थिति तैयार है, यही तो थी स्थिति। अच्छा, अब उससे बाहर कैसे निकले? तो अभी मैंने बताया प्राकृतिक नियम, ये सभी लोगों के माइंड में चले और सब ने फिर बैठ करके, अब देखो होब्स से बात करता है ना तब बड़ा अचंभा आता है। क्या? वो पहले तो ये कह देता है कि सारे के सारे मनुष्य जो ना वो ऐसे हैं जो एक व्यक्ति दूसरे को मारने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति दूसरे का दुश्मन है। अब इतने दुश्मन है तो क्या इतने शांति से बैठ करके समझौता कर लेंगे क्या? वो इतने मतलब क्षणभंगुर स्थिति में बैठे हुए हैं वो कि कोई भी किसी को कभी भी मार सकता है, तो क्या इतना बड़ा समझौता वो कर लेंगे? लेकिन ठीक है, अब वो होब्स कह रहा है तो हमें मानना भी है, इसमें ज़्यादा तर्क लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा तर्क लगा दिया तो समझ में भी नहीं आएगा। हमें होब्स कह रहा है और हमें माननी है, क्योंकि ये है विचारक और इनके विचार जो करें ना हमें मानने हैं, ये हमारी मजबूरी है। अब इसमें अपने विचार मत ठूस देना बीच के अंदर कि नहीं ऐसे तो कैसे संभव है, ये संभव नहीं, ऐसे ज़्यादा तर्क मत लगाना, क्योंकि ये तो जैसे थे वैसे ही थे, उनकी बातें हमें माननी है। जब हमें एग्जाम में तैयारी करनी है तो हमें उनकी बात माननी है और एग्जाम में इनके अकॉर्डिंग उत्तर देने, अपने अकॉर्डिंग मत उत्तर मत दे देना। ये साइकोलॉजी नहीं है। कभी तुम वो साइकोलॉजी वाले प्रश्नों की तरह देखो कि हमारे माइंड के अकॉर्डिंग क्या सही हो रहा है, वो नहीं है यहाँ। यहाँ है जो विचारक जैसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर? तो बात क्या हुई? कि प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था में सब दुखी थे। जो मैंने बताया प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का स्वभाव कैसा था, बुरा था, सबको अच्छी तरह मालूम है। अब उस अवस्था के अंदर ये प्राकृतिक जो विवेक था मनुष्य का वो जागृत था, इसलिए एक प्राकृतिक विधि भी थी। हर व्यक्ति दिमाग से विवेक से सोच पा रहा था, इतना तो सोच पा रहा था कि हमारा भला किसमें है। तो जो 4 नियम अभी मैंने बताए ये उसके माइंड में चल भी रहे थे। तो चलते चलते उन सब लोगों ने क्या किया, आपस में एक समझौता कर ही लिया और वो समझौता करके उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम अपना सारा जो अधिकार है ना, जितने भी अधिकार वो हम सब त्याग देते हैं। और फिर वो एक लाइन कहता है क्या, कि मैं अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हूं, यदि तू भी अपने अधिकार इस व्यक्ति को दे दे, यानी इस लेवियाथन को दे दे, तो मैं भी सारे अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हूं। ऐसे करके सब लोगों ने मिलकर क्या किया, समझौता, और सब ने अपने अधिकार छोड़ दिए और किसको दे दिए, उस लेवियाथन को दे दिए, और खुद बिना किसी अधिकार के आराम से रहना शुरू कर दिया। अब उसको जो अधिकार मिलेंगे ना तो वो लेवियाथन ही देगा जो भी मिलेंगे, बाकी उसने अपनी तरफ से सारे अधिकार थे वो सारे उसको दे दिए। लेकिन ध्यान रखना, एक अधिकार हमेशा उसके पास रहा, आत्मसंरक्षण, क्योंकि उस आत्मसंरक्षण के लिए ही समझौता किया है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके राजा बन गया। अब राजा बन गया, समझौता हो ही गया, आपस में शासक बन ही गया, तो शासक को हमने सारे अधिकार भी दे दिए। पूर्ण सत्तावाद मैंने कल समझाया ही था आपको, तो पूरी सत्ता उसको दे दी और व्यक्ति की सुरक्षा शुरू हो गई, व्यक्ति आत्मरक्षा में सफल हो गया। इस प्रकार से क्या हुआ, समझौता, जो कुछ तो अब तक तो पहले ही समझ में आ चुका आपके, और नहीं आया तो अब समझ में आ चुका होगा, फिर भी नहीं आया तो रिकॉल करके जरूर देखें, साधारण सी बात है, आसानी से आ जाएगी। व्यक्तियों व समुदायों ने आपस में मिलकर के राज्य का निर्माण किया। होब्स के शब्दों में, मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति को, यानी उस लेवियाथन को, या व्यक्ति समूह हो सकता है, या तो लेवियाथन हो सकता है, या फिर कार्यपालिका व्यवस्था पर न्यायपालिका की तरह कोई संस्था, लेकिन उसने एक शब्द हमेशा ही दिया। उसने जब किताब लिखी थी ना लेवियाथन, उसमें राजतंत्र का ही समर्थन किया था और हमेशा उसने कहा था कि मैं सारी शक्ति इस राजा को ही दे रहा हूँ, और राजा के साथ अगर कोई लोग हैं तो ऑटोमेटिक उनको भी मैं शक्तियाँ अपनी वापस, उनको सबको अपनी शक्तियाँ सारी उस राजा को, और उसकी जो कार्यपालिका या जो भी उसके साथ के लोग हैं उनको मैं अपनी सारी शक्तियाँ दे रहा हूँ। ये बात उसने कही थी। तो कह रहा है कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियाँ इसे सौंप दें। आप भी अपनी शक्ति सौंपो, मैं भी अपनी शक्ति सौंप रहा हूँ। होब्स के अनुसार
व्यक्तियों ने अपने आत्म संरक्षण के लिए आपस में समझौता करके अपनी सभी शक्तियां एक सर्वोच्च राजा को सौंप दी। ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बार बार समझा चुका हूं। ये जो पीडीएफ आपको मिले इसको जरूर रिपीट किया करो। कुछ दिक्कत हो तो जरूर निश्चित रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं आप। बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे ना तो आपकी क्लियरिटी आएगी। प्रश्न पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात जरूर कहूँगा, चैट पे जाके पूछा करो। जैसे एक प्रश्न किसी टीचर स्टूडेंट ने पूछा, आप क्या करते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन जो है वो तो पूछा करो ऐप के चैट पर, और पर्सनल कोई जानकारी चाहिए तो पर्सनल व्हाट्सएप पे आया करो। क्यों? उसका फायदा ये कि जैसे मानो आपने चैट पे क्वेश्चन पूछा, तो जितने विद्यार्थी ने वो चैट पे क्वेश्चन देखा उनके सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा, वो भी उस पर विचार रखेंगे अपने, फिर मैं भी बताऊंगा उत्तर। लेकिन वो सब अपन उसके ऊपर डिस्कस होगा, और वो पढ़ाई का डिस्कस वहाँ होगा ना, बस वही आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा और पढ़ने के लिए तैयार भी करेगा। फिर लगेगा मुझे भी कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का होना चाहिए। अब व्हाट्सएप पे डायरेक्ट अगर प्रश्न पूछे तो आपको ही फायदा हो पाता है। मेरे को उत्तर देना है, फिर वो देना ही देना है। मैं ये तो जान नहीं पाता है किसका उत्तर किस विद्यार्थियों कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जो भी माइंड में क्वेश्चन निश्चित रूप से चैट पर रखो। जैसे चैट पे आओगे आप तो बहुत से विद्यार्थी आपस में चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। और जो चर्चा करना शुरू करोगे तो सीखना भी शुरू करोगे, ठीक है ना। यही तो ऑफलाइन, जितना ऑनलाइन को ऑफलाइन बना सको वो तुम्हारे हाथ में है, वो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अपन आगे। राज्य या राजा सामाजिक समझौते का परिणाम है। राज्य या राजा किसका परिणाम है? सामाजिक समझौते का, कॉन्ट्रैक्ट का, समझौते का भाग नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखो एक बात बताओ, जब सबने मिलकर के समझौता किया, समझौता करके क्या बनाया? राजा बनाया। तो राजा ने कहा था कि समझौता करो आप और सारी शक्तियां मेरे को दो? बिल्कुल नहीं कहा। उसने तो बिल्कुल आवाज ही नहीं उठाई। उसने कहा कि भैया दो तो दो ना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं तुम्हें वैसे ही मार दूंगा सबको। तो सबने समझौता करके कहा कि भैया ये एक बात सुनो, ये हमारे सारे अधिकार आप ले लो, ठीक है ना, और आप राजा हो हमारे, और आप जैसा करोगे वैसा हम मानने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में भी राजा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि राजा तो वो लेवियाथन को बोलने के लिए मजबूरी नहीं करता, क्योंकि लेवियाथन को वो पावरफुल बना रहा है। सारी शक्तियां किसको दी जा रही हैं? लेवियाथन को। इससे भी ज्यादा ताकतवर, हालांकि लेवियाथन सुपरमैन हो गया ना, लेकिन इससे भी बड़ा जो है, लेवियाथन से बड़ी ताकतवर चीज बनाई थी एक बार, वो हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, रूसों ने। उसके लिए भी उसके लिए तो यहां तक कहा जाता है कि सरकटा लेवियाथन दे दिया इसने, मतलब उससे भी ज्यादा निरंकुश चीज उसने पैदा की थी सामान्य इच्छा के रूप में। वो वहां पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्ट आएगा उसमें। लेकिन अभी इतना समझो कि सारी शक्तियां किसको दे दी? लेवियाथन को, ठीक है। तो यहां बात क्या कर रहा है, उसका समझौता एक दार्शनिक सत्य है या एक सैद्धांतिक समझौता। या तो वो एक दार्शनिक रूप में सत्य है या वो एक सैद्धांतिक रूप में समझौता है। ऐतिहासिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऐतिहासिक तो तब होता ना जब ऐतिहासिक ऐसी घटना कभी हुई थी और उस घटना का रिपीटेशन हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं। उसने तो अपने मन से ही दे दिया, तो दार्शनिक सत्य है उसका। तो वो मन से तो कुछ भी दे दो, वो क्या है? दार्शनिकता है, दार्शनिक सत्य है, या उसका एक सिद्धांत हो सकता है। बाकी वास्तविकता उसमें कुछ हो नहीं सकती, ऐतिहासिकता उसमें कुछ हो नहीं सकती। ये तो पक्की बात थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, ठीक है ना। वो तो उसने मन से ही दिया था। होब्स के अनुसार राज्य ठोस विवेक, ये विवेक शब्द ना याद रखना अच्छी तरह से, ठोस विवेक का परिणाम है। अगर वो लोग जो समाज में प्राकृतिक अवस्था में वो लोग थे, उनका विवेक अगर नहीं होता, तो विवेक नहीं होता तो निश्चित रूप से प्राकृतिक कानून नहीं होते, और प्राकृतिक कानून और विवेक नहीं होता ना, तो सारे के सारे लोग तैयार नहीं होते क्या करने के लिए? समझौता करने के लिए। इसलिए उनका जो विवेक था, जो कि प्राकृतिक जो उनका कानून था, विवेक से तो प्राकृतिक कानून उत्पन्न हुए, तो वो विवेक सबसे महत्वपूर्ण चीज था। अगर वो नहीं था, अगर वो नहीं होता ना, तो कुछ नहीं होता। तो कुल मिलाकर के होब्स ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य के विवेक पर विश्वास रखा, ये ध्यान रखना। हेकर के अनुसार होब्स के सामाजिक समझौते के विचार में सहमति का सिद्धांत निहित है। सामाजिक समझौता हुआ तो निश्चित रूप से सहमति से ही हुआ, सबके आम सहमति से हुई, तभी तो सब सारे अधिकार उन लोगों ने किसको दे दिए? राजा को दे दिए। सहमति नहीं होती तो दे सकते थे क्या? संभव ही नहीं है। इसलिए इसमें इतना सा ध्यान रखना, ये शब्द हैकर, ये तो आपको समझ में आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें कही किसने थी? हैकर ने, ठीक है ना। ये बीच में हैक कर गया, इसको ये ध्यान रखना। अगली बात, अब बात आती है कि समझौते द्वारा स्थापित नागरिक समाज। अब समझौता तो हो गया, समझौता होकर के समाज बना। पूरे नागरिक समाज क्या होता है पहले तो समझो। नागरिक समाज वो होता है जिसमें राजा जब आदेश दे
तो वो पब्लिक उस आदेश को मानने के लिए तैयार हो और उसके प्रत्येक नियम, कानून, आदेश उनको स्वीकार करती रहे, तो वो नागरिक हैं। तो नागरिक का मतलब यही तो हुआ कि जो राज्य के आदेश को मानता रहे, चाहे वो राज्य लोकतांत्रिक हो, चाहे वो राजतंत्रात्मक हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, राज्य जो कहेगा वो बातें माननी है, वो नागरिक के ऊपर लागू होती है। और वही राज्य, और राज्य तभी उसकी सुरक्षा करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? चाहे वो होप्स वाला लेवियाथन हो और चाहे कोई भारत वाला लोकतंत्र हो, अगर आप नागरिक के रूप में सही बिहेव नहीं करोगे तो राज्य आपकी रक्षा क्यों करेगा? फिर जाओ कहीं भी मरो, ठीक है, वो स्थिति तो बनेगी। राज्य तो आपको नागरिक के रूप में सुरक्षा आपको तभी देगा ना जब आप राज्य की बात मानोगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर थी कि उससे, यानी उस समझौते के बाद जब लेवियाथन बन गया तो उस लेवियाथन ने काम कहाँ किया? उस नागरिक समाज पर ही। अब वो प्राकृतिक अवस्था वाला समाज नहीं है, अब वो समाज बन चुका, क्योंकि उन सब ने मिलकर के पहले समाज ही तो बनाया, समझौता तो किया उन लोगों ने, आपस में समझौता किया, सबके सब आम सहमति उन लोगों ने बनाई, तो मतलब एक तरह से समाज तो बन गया उनका। और फिर उस समाज के, हालांकि ध्यान रखना, उस समाज को बनाने के लिए उन लोगों ने समझौता किया, नागरिक समाज बनाने के लिए समझौता किया, लेकिन ध्यान रखना उन लोगों ने राजा से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, जब हम लोक पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं कि लोक ने 2 समझौते किए थे। पहला, समाज को जब बनाया, उस नागरिक समाज को बनाया तो समझौता किया, फिर उसके बाद उस नागरिक समाज ने राजा से समझौता किया था। लेकिन ध्यान रहे वो लोक की बात है। होप्स ने साफ कहा था कि नागरिक समाज बनाने के लिए तो समझौता हुआ है, लेकिन इस नागरिक समाज ने राजा से यानी लेवियाथन से कोई समझौता नहीं किया और न ही लेवियाथन किसी समझौते में बंधा हुआ है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना, ठीक है। तो नागरिक समाज जो बना वो कैसा था? तो देखिए, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। हमने आगे की पहली बात स्पष्ट रूप से, क्यों, जो राजा है ना उस पर कोई अंकुश नहीं है आपका। जो लोक ने जब राजा बनाया था तो उसने सीमित राजतंत्र दिया था, राजा को कंट्रोल किया था। होप्स ने तो पूरा पावर दे दिया और फ्री छोड़ दिया, फ्री हैंड, ठीक है ना, कि राजा के जचे वो करो, निरंकुश राजतंत्र, ठीक है। ये देखो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है भाई, मैं फालतू भीड़ नहीं लिखता, लेकिन एक एक शब्द की इंपॉर्टेंसी भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि मैं सारे लिखता हूँ। अब सारा अब यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र देकर के पूरा पैराग्राफ भर देता है ऐसा मैं, क्योंकि आप सब समझदार हो निरंकुश राजतंत्र क्या है। ऐसा राजा जिसपे कोई अंकुश ना हो, निरंकुश राजतंत्र। और ऐसा लेवियाथन बना है, निरंकुश नहीं बना। सारे अधिकार किसको दे दिए? लेवियाथन को, और कोई कंट्रोल नहीं, चाहे जैसे काम में लो अपने अधिकारों को, मतलब कि जनता को उसकी बात माननी है। निरंकुश है वो राजा, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, ठीक। और जैसे हम लोक में जाएंगे तो राजा सीमित हो जाएगा, तो हम वो तो आगे पढ़ेंगे। अगली बात, कानूनी संप्रभुता की स्थापना। कानूनी संप्रभुता क्या होती है? कि जब आप सबने सहमति से उस राजा को सारे पावर दिए हैं तो वो राजा जो है वो संप्रभु तो बन ही गया, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, जनता तो वैसे नहीं, और पूरे पावर दे दिए इसलिए बाहर से भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता उसके ऊपर, तो पूरी तरह संप्रभु है। वो जो पूरी तरह संप्रभु है तो संप्रभु कैसे बना? जनता ने बनाया, मतलब डेफिनेटली वैलिड था, मतलब लॉफुल था, कानूनन था, अवैध और जो है कानून के खिलाफ तो नहीं हुआ। जनता ने जब बनाया है राजा को तो निश्चित रूप से कानूनन ही हुआ, किसी प्रकार से कानून के खिलाफ वो राजा नहीं बनाया है, और उसकी संप्रभुता बिल्कुल कानून के खिलाफ नहीं है, कानूनी संप्रभुता उसकी है। अगली बात, समाज, राज्य और सरकार, इन तीनों में अंतर नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। उसने क्या किया? सबसे पहले समाज बनाया, फिर समाज से क्या बनाया? राजा बनाया। वो राजा समाज का सदस्य हुआ या नहीं हुआ? सदस्य तो है, हाँ या ना? देखो अभी लाइन पढ़ी थी अपन ने, ये देखिए क्या, कि राजा या राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है, समझौते से राजा बना है, लेकिन समझौते का भाग नहीं है, समझौते में शामिल नहीं है राजा। राजा ने साफ कह दिया क्या, कि मेरे को आपके समझौते से मतलब नहीं है, मैं तो आप दे रहे हो तो कर रहा हूँ, बस इतना सा एहसान वालो मेरा। तो आप, राजा तो यही कह रहा है कि एहसान है मेरा कि आप जो मेरे को लाके दिए हो अधिकार, इसलिए मैं आपकी सेवा कर दूंगा, और बाकी मैं कोई आपके समझौते से बंधा हुआ नहीं हूं। ये बात उसने कही थी। तो जो हम बात कर रहे थे कि समाज, राज्य और सरकार, इन तीनों में अंतर नहीं है। उसने कहा समाज बना तो राज्य बना, उसमें राजा ही तो आया, वो राजा जो आया ना वो समाज का सदस्य है, समझौते में शामिल ना होगा चाहे, लेकिन है तो उसी राज्य में, तो इसलिए समाज में, राज्य में और सरकार में कोई अंतर उसने नहीं किया। अगली बात, आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त था ही, और वो तो शुरू से लेकर एंड तक रहेगा। आत्मरक्षा, राजा बन जाए चाहे, लेकिन अधिकार आत्मरक्षा का फिर भी है। अगर राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो हमने बनाया ही क्यों था?
इसलिए जो भी लेवियाथन बनाया ना, उसका ये दायित्व तो हमेशा रहेगा कि वो हमारी रक्षा करे, और अगर नहीं कर पाए तो राजा हटा दिया जाएगा, फिर तो क्रांति भी हो जाएगी। हालांकि होब्स ने इस क्रांति का समर्थन नहीं किया, लेकिन इस बात का तो समर्थन पक्का कर दिया उसने, क्या कि अगर रक्षा नहीं तो फिर तो क्रांति करनी है। यह आखिरी स्टेज बताई थी, और इसके अलावा कभी क्रांति नहीं कर सकती जनता। इसके अलावा राजा सुप्रीम है, बस ये एक मुद्दा ही ऐसा है आत्मरक्षा वाला, उसके ऊपर जनता विद्रोह कर सकती है, राजा को हटा सकती है। समग्रतावाद और व्यक्तिवाद में संबंध इन दोनों के अंदर है। ये अपन ने कल भी पढ़ा था कि सारे पावर राजा को दे दिए, समग्रतावाद हो गया, सारा पावर उसके पास है, ठीक है। सर्वसत्तावाद जिसे हमने कहा था, और व्यक्तिवाद उसमें दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है ना। क्या व्यक्तिवाद और सर्वसत्तावाद में संबंध, ठीक है, ये पूरा पढ़ाया था क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे पिछली क्लास में आपने पढ़ाया, नहीं पढ़ा तो पढ़ना, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ व्याख्या की मैंने छोड़ दी है, क्या नहीं करूँगा मैं, क्योंकि पूरा एक क्लास उसमें लगभग 15 मिनट खराब की थी मैंने उसके अंदर, तो उसको जाकर जरूर देखना। अगली बात, होब्स के अनुसार समझौता स्थायी है, जिसे तोड़ने का तात्पर्य है प्राकृतिक अवस्था में पुनः लौटना। ये बात पक्की है भाई, समझौता जो हो गया ना वो परमानेंट है भाई। जनता ने सबने मिलकर के पावर किसको दिया, लेवियाथन को, हो गया समझौता कंप्लीट। अब इसको छेड़ोगे नहीं, जिस दिन छेड़ोगे और जिस दिन समझौता हटाओगे, समझौता हटाते ही वही बात, कौन सी, प्राकृतिक अवस्था वाली, फिर वही ताकतवर व्यक्ति कमजोर को मारेगा, और वही पूरी की पूरी क्षणभंगुर वाली अवस्था, और वो सारी की सारी कंट्रोल हो गई, वो सारी चीजें आ गई। फिर हर व्यक्ति उसी डर में जीना शुरू करेगा। प्राकृतिक अवस्था है, ये सीधी सी बात है, राजा नहीं तो सीधी प्राकृतिक अवस्था। होब्स के अनुसार केवल एक ही समझौते से राज्य, समाज, सरकार तीनों का निर्माण हुआ ही नहीं हुआ। सबसे पहले समाज बना, फिर उसके बाद राजा बना, तो मतलब राज्य बन गया, और सरकार तो बन ही गई जब राजा होगा तो, ठीक है। तो सब कुछ इसे एक समझौते से हो गया, एक ही समझौते। लेकिन लोक में जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां दो समझौते होते, टू ट्रीटाइजेज, ठीक है ना, दो समझौते। हालांकि उसने दो निबंधों की बात थी वो, लेकिन फिर भी दो समझौतों की बात जॉन लॉक कहता है, ये ध्यान रखना। एक समझौते की बात कौन करता है, होब्स ने एक ही समझौता किया, बस सबने मिलकर के, जनता ने आपस में समझौता किया था, राजा फिर समझौते में शामिल नहीं है। जनता ने सारे अब समझौता ये किया, समझौता क्या था, स्पष्ट था कि तू तेरे अधिकार दे दे, मैं भी मेरे दे देता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, ये समझौता आज से, बस इतना सा समझौता था, और कोई बड़ा समझौता भी नहीं था। और सबने जो है अपने अधिकार छोड़े, और उन सब अधिकारों को राजा को दे दिया। समझौता छोड़ा ना, अपने अधिकार सबने छोड़े, यही समझौता था। राजा तो समझौते में शामिल नहीं था, चुपचाप बैठा था आराम से मस्त, ले जा करके उसको दे दिया, उसने कहा ठीक है रख दो, बस इतनी बात है। समझौते में बिल्कुल राजा शामिल नहीं है, ध्यान रखना। अगली बात, फिर बात आती है होब्स के अनुसार संप्रभुता क्या है। तो होब्स के अनुसार संप्रभुता, पहली बात तो ये समझो कि वो संप्रभुता में किस संप्रभुता का समर्थक था। कई प्रकार संप्रभुता, जैसे जन संप्रभुता, लोकतांत्रिक लोकप्रिय संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, कई प्रकार की संप्रभुता होती है। तो उसमें से वो कानूनी संप्रभुता का समर्थक था। कौन, होब्स। वह सामाजिक समझौते के फलस्वरूप कानूनी संप्रभुता की स्थापना करता है। समझौता हुआ, समझौता होने के बाद सारे अधिकार राजा को दिए, और राजा अब कुछ भी करेगा वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉफुल हो गया काम, हम सब ने मिलकर के राजा बनाया है, ठीक। तो एक कानूनी रूप से राजा को निर्माण हुआ है। जहां बोधा अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में कानूनी संप्रभुता पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाता है। इससे पहले बोधा आया था, तो उसने क्या किया था, संप्रभुता की जब अवधारणा दी थी अपनी तरफ से बोधा ने, तो उसने कहा था क्या कि संप्रभुता पर इन चीजों का कंट्रोल होगा। लेकिन जैसे ही होब्स आता है, उसने कहता है कुछ नहीं होता कंट्रोल, राजा जैसा चाहेगा वैसा करेगा, वैधानिक रूप से सर्वोच्च है, कानूनी रूप से वो सर्वोच्च है, इसलिए कानूनी संप्रभु है वो, कानूनी रूप से हमने संप्रभु बना दिया। ये बात किसने कही, होब्स ने। क्लियर। अब बोधा ने कौन कौन सी प्रतिबंध बताए थे संप्रभुता पर, ये बड़े महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं, ठीक है ना। बोधा ने वो संप्रभुता का कंसेप्ट पढ़ेंगे तभी पढ़ना पड़ेगा अपने को, लेकिन यहां ही इसको तैयार कर लो कि होब्स ने संप्रभुता को सर्वोच्च माना था, वैधानिक या कानूनी संप्रभु था। होब्स का राजा या होब्स का राज्य कैसा है, कानूनी रूप से संप्रभु। लेकिन बोधा ने जो है उस कानूनी संप्रभुता पर कुछ प्रतिबंध माने थे, जो कि होब्स ने फिर हटा दिए थे, क्योंकि होब्स से पहले आया था कौन, बोधा। ध्यान रखना कौन कौन से प्रतिबंध माने थे बोधा ने, ईश्वरीय कानून,
ईश्वरीय कानून राजा की संप्रभुता को रोक सकता है, प्राकृतिक कानून राजा की संप्रभुता को रोक सकता है, संवैधानिक कानून राजा की संप्रभुता को रोक सकता है, रीति रिवाज का राजा की संप्रभुता को रोक सकते हैं, संपत्ति संबंधी कानून राजा की संप्रभुता को रोक सकते हैं। ये बात किसने कही? बोधा ने। लेकिन जैसे ही होप्स आया उसने कहा नहीं, इनमें से कोई नहीं रोक सकता राजा को, राजा इन सबसे ताकतवर है। तो वैधानिक रूप से सर्वोच्च संस्था उसने राजा को माना और इसलिए कानूनी या वैधानिक संप्रभुता किसने दी थी? होप्स ने। उसका वो समर्थक था। ठीक है। वहीं सेबाइन के शब्दों में अगर हम देखें, सेबाइन इतिहासकार, मैंने पहले बताया था, वो रिसर्च करता था इन विचारकों के ऊपर। तो उसने फिर जब रिसर्च की और कहा कि जो होप्स है ना, वो बोधा द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से संप्रभुता को मुक्त कर देता है, क्योंकि बोधा ने ये प्रतिबंध लगाए थे और होप्स ने बंद कर दिए, प्रतिबंध हटा दिए। तो ये बात किसने बताई फिर हमें? सेबाइन ने बताई, क्योंकि रिसर्च किसने की थी? सेबाइन ने। जो शोध करता तो सेबाइन ही है। तो इसलिए जो है वो सेबाइन ने हमें ये बात बताई कि जो प्रतिबंध संप्रभुता पर बोधा ने लगाए वो सारे होप्स ने हटा दिए और एक वैधानिक कानूनी संप्रभु उसने बना दिया। और आज का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। थोड़ा शायद लंबा रहा, छोटा रहा, मुझे नहीं मालूम टाइम का आज तो, लेकिन इतना है कि पूरे ध्यान से पढ़ोगे ना तो मुझे तो विश्वास है भाई, देखो कि प्रश्न आने तो इनमें से चाहिए। विश्वास की बात कर सकते हैं भाई, गारंटी तो मैं दे नहीं सकता। ठीक है। इसके साथ साथ मैं फिर भी कहूँगा, पहले तो पीछे वाली चीज़ों को पढ़ते आओ और जैसे ही पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद में कोई भी एक बढ़िया सी किताब जो भी आपको अच्छी लगे, कोई भी किताब बढ़िया बेस्ट बुक ले लो। आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगी वो बेस्ट ही है। ठीक है ना। बाकी ओपी गाबा की बड़ी किताब आती है, मैं तो यही राय दूंगा। उसके अलावा भी अगर किसी विचारक की, अगर आपको कोई टीचर कहीं से भी सजेस्ट करे, आपको लगे कि हाँ दम है इसमें, तो बाद में पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर। कब? जब ये पूरी तरह से पढ़ लो, क्योंकि एक बेसिक कंसेप्ट और एक शानदार तैयारी पहले हुई हो ना, फिर चाहे डिटेल कितनी भी हो, कितनी बड़ी डिटेल में कोई पढ़ाए या कहीं से पढ़े, फिर मजा आता है। फिर वो जो पढ़ोगे ना डिटेल, वो डिटेल आपको और भी अच्छी तरीके से आपको तैयार कर देगी। मुझे तो लगता है कि वो भी आपके लिए ऐसा लगेगा कि चलो ये तो पढ़ लिया, बाकी कोई मतलब नहीं था इसका पढ़ने का, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इनको पढ़ने के बाद किसी भी किताब से एक बार रीडिंग जरूर मारनी है आपको, लेकिन तब तक इसको ढंग से पढ़ना। कभी ये पढ़ के ढंग से जाओ नहीं, फिर वहाँ जाके पढ़ो। जैसे मैंने कहा ना, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। कानूनी संप्रभुता शब्द, अब वहाँ उस कानूनी संप्रभुता की डिटेल लिखी हुई हो, आप कहोगे सर आपने तो बहुत कम पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, मैं सारगर्भित पढ़ा रहा हूँ, कम शब्दों में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा सब कुछ रहा हूँ। ठीक है ना। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इनके अलावा जो डिटेल है वो डिटेल से पढ़ोगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। बाकी चीज़ें मैं जितनी हो सकती है आपको क्लियर करके दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो जितना मेरे से पढ़ जाएगा ना विद्यार्थी, वही पर्याप्त है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मेरी राय हमेशा ही रहती है कि किताबें बहुत बड़ी चीज़ होती है, पढ़नी चाहिए। ठीक है ना। किताबें पढ़ने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।